हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप भाई। आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स की एक और वीडियो में, जिसमें अपन कवर करने वाले हैं वन शॉट में गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ठीक है भाई, सारे के सारे डाउट्स भाई तुम्हारे बिल्कुल डिटेल्स में क्लियर कर आएंगे भाई, डिटेल में। ठीक है, बिल्कुल भाई क्लियर कर आएंगे। खड़ा खड़े यार, पूरे नोट्स वगैरह अपने भाई बने हुए हैं। ठीक, तो खड़ाक से अभी चालू करते हैं। सबसे पहले भैया बजट का मतलब क्या होता है अपने। ठीक, तो भाई सबसे पहली बात तो देखो, बजट मतलब भाई सीधी सी बात है, जैसे भाई नॉर्मली तुम किसी दुकान पे जाते हो, शॉप पर जाते हो, वो तुमसे क्या पूछता है कि भाई बजट कितना है सर। ठीक है, मॉल में जाओ या कहीं पर भी आओ, ठीक मैम किस अराउंड में आपको दिखाऊं, बजट कितना क्या है। तो इसका मतलब क्या भैया, क्या भाई वो सीधी बात है, ये पूछना चाह रहा है कि भैया तुम्हारी जेब में कितनी इनकम है, कितने पैसे हैं, और तुम उसमें से कितना खर्च कर सकते हो। तो सीधी बात है भैया, बजट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसमें हम हमारी सारी इनकम एक तरफ लिखेंगे और इसमें खर्चे हम एक तरफ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी इतनी इनकम है और इतना हम खर्चा कर सकते हैं। एक मिनट, ये अपन ने किसी एक इंडिविजुअल की बात करी है। तो वैसे ही जब सरकार अपने सारे रेवेन्यू, मतलब जितनी भी इनकम उसको आएगी वो, और जितने भी खर्चे उसको करने पड़ेंगे, वो जब एक डॉक्यूमेंट में लिखती है, ठीक, तो उसी डॉक्यूमेंट को भी क्या बोला जाता है, बजट बोला जाता है। क्लियर भैया। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले तो भैया क्या बोल रहे हैं, एक चीज में और क्लियर कर दो भाई, क्या बोल रहे भैया। देखो जो बजट वर्ड है, ठीक है, वो फ्रेंच वर्ड बॉक्टी से आया है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है भैया, एक स्मॉल बैग होता है। ठीक, एक मिनट, असल में क्या होता है, असल में भाई बजट नाम का कोई शब्द है ही नहीं, मतलब अपने संविधान में बजट नाम का कोई शब्द नहीं है, बल्कि एक एनुअल फाइनेंशियल प्लान करके एक शब्द यूज करा गया है बजट के तौर पर। ठीक है, वो तो भाई ये जो बजट शब्द है, असल में क्या वो भाई फ्रेंच वर्ड बॉटलिक से लिया गया था, जिसका मतलब ये क्या होता था, एक स्मॉल बैग होता था, जिसका मतलब ऐसा बैग जिसमें क्या होगा, फाइनेंशियल प्रपोजल होता है। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम से भी क्या होता था भाई, वो एक बैग लेकर आते थे, उस बैग में बहुत सारे कागज रखे रहते थे, जिसमें भैया पूरा हिसाब किताब लिखा रहता था कि भैया हम क्या क्या पैसा कहां से आएगा, कहां से जाएगा। तो भाई उसी को अपन लोगों ने क्या बोल दिया, बजट 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 बोलने लग गए। ठीक है, आगे भी क्या बोल रहे हैं, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन डिटेल्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। भैया कितने पैसे सरकार के द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंड कितने एक्सपेंडिचर इनकर्ड होंगे वेरियस हेड्स पर। ठीक है, आगे भी ये बोल रहे हैं क्या, चाहे वो डेवलपमेंटल पर खर्चा हो, नॉन डेवलपमेंटल पर खर्चा हो, प्लान हो, नॉन प्लान हो, रेवेन्यू हो, कैपिटल हो, किसी भी चीज के खर्चा हो। ठीक है, आगे बोल रहा था गवर्नमेंट बजट हैज टू मेन एस्पेक्ट्स। भैया गवर्नमेंट बजट के दो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ध्यान रखना यहाँ पे एक शब्द लगाना जरूरी पड़ेगा, एस्टिमेटेड मतलब अनुमानित, बिल्कुल फिक्स नहीं होता कि हाँ इतना ही पैसा आएगा। भैया एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एस्टिमेटेड खर्चे होते हैं किसके, सरकार के। ठीक है, चलो आगे भी बोल रहे हैं, इन अदर वर्ड्स बजट एक डॉक्यूमेंट है विच कंटेन का डिटेल्ड प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एक्शन फॉर द गिवन फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, एक फिस्कल ईयर के लिए हमारा क्या प्रोग्राम रहेगा, ठीक है, फाइनेंशियल क्या प्रोग्राम रहेगा, क्या पॉलिसीज रहेंगी, वो उस डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं। गवर्नमेंट बजट इज एनुअल स्टेटमेंट, एक एनुअल स्टेटमेंट है शोइंग आइटम्स वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, एक आइटम वाइज रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर बताया जाता है। ठीक, चलो आगे अपन बात करते हैं इसकी स्पेशल फीचर्स क्या है, खड़े खड़े जल्दी से रहा। सबसे पहले बात ये है कि ये एनुअल फाइनेंशियल एक्शन प्लान होता है, मतलब एक साल का बनता है, हर साल का। आगे बोल रहे हैं ये मॉनेटरी वैल्यू में प्रेजेंट किया जाता है, मतलब पैसों में प्रेजेंट किया जाता है। बेटा प्रोड्यूस, ये फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट के समक्ष पेश किया जाता है। बेटा आगे बोल रहे हैं इट इज द अप्रूव्ड बाय, भैया इंप्लीमेंट होने से पहले पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, अप्रूव करवाया जाएगा। देन इसका क्या बोल रहे हैं, इट इज एन एक्शन प्लान, भैया सरकार क्या क्या एक्शन प्लान करेगी वो इसमें बताया जाता है। देन इसका जनरली बेटा ये फरवरी के, देखो पहले तो क्या लास्ट डे होता था, ठीक है, फरवरी के लास्ट डे पेश होता था, लेकिन फिर उसको भी चेंज करके कर दिया, फरवरी के फर्स्ट डे ऑफ जो फरवरी रहता है तब भैया पेश करने लग गए। देन इसका सप्लीमेंट्री बजट भी हम इसके साथ बनाते हैं। अब बेटा अपन बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भैया बजट हम बनाते ही क्यों हैं, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर टैक्सेशन के इंपॉर्टेंस क्या है, हम टैक्स वगैरह क्यों लगाते हैं, या टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंस। तो ये चार क्वेश्चन बन सकता है, भैया गवर्नमेंट बजट के इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव, टैक्सेशन के इंपॉर्टेंस या फिर ऑब्जेक्टिव। क्लियर है भैया। तो भैया सबसे पहला पॉइंट रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, भैया हम टैक्स इसलिए लगाते हैं, हम बजट इसलिए बनाते हैं ताकि हम रिसोर्सेज को रीएलोकेट कर सके, मतलब इधर से लिया उसको दिया, उससे लिया इसको दिया, ऐसा। ठीक है भाई, जब मान लो भैया तुम सब लोगों ने इनकम कमाई, फिर वो इनकम कमा कर क्या करते हो तुम लोग, भैया क्या करते हो, सरकार को टैक्स देते हो। अब सरकार उस टैक्स से क्या करती है, टैक्स अमीरों से टैक्स लेती है और वही पैसा कहीं ना कहीं गरीबों में क्या करती है, स्कीम वगैरह के माध्यम से एलोकेट करती है। क्लियर है भैया। तो भैया वापस सरकार क्या करती है, रीएलोकेशन का करती काम करती है, ठीक है, बजट के माध्यम से पब्लिक वेलफेयर और इन सबके लिए। चलो आगे भी क्या बोल रहे हैं, इसमें भी टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज वगैरह होती है, डायरेक्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस, ये सब होता है।
चलो अब भी अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट, रिड्यूसिंग इनइक्विटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। भैया सरकार बजट के माध्यम से एक और चीज करती है, जो इनकम गैप है रिच और पुअर के बीच में, इनइक्विटी है, उसको कम करने का थोड़ा बहुत क्या करती है, ट्राई करती है। पहली बात तो ये अमीरों पे टैक्स लगाती है, और दूसरी बात भी है गरीबों को क्या देती है, थोड़ी बहुत सब्सिडी वगैरह देती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा भैया, ये जो इनकम का गैप है थोड़ा बहुत कम होने का ट्राई करती है सरकार। किसके माध्यम से, बजट के माध्यम से। अमीरों पे टैक्स लगाएगी, थोड़ी सी उनकी इनकम कम हो जाएगी, गरीबों को सब्सिडी देगी तो उनकी इनकम थोड़ी सी सपोर्ट बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी। तो थोड़ी ये इनइक्विटी को क्या करना चाहती है सरकार, बजट के माध्यम से कम करना चाहती है, ठीक है। चलो अब इसके भी अपन बात करते हैं आगे, और क्या करना चाहती है गवर्नमेंट बजट के माध्यम से, तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहती है, ठीक है, मतलब ये चीजों के प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, इसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, बजट वगैरह लेकर आती है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे, ना ज्यादा महंगाई हो ना ज्यादा मंदी हो, ठीक। चलो देन इसका क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। भैया बजट के माध्यम से सरकार क्या करती है, पब्लिक एंटरप्राइजेस को भी मैनेज करती है, ठीक है, मतलब जो पब्लिक एंटरप्राइज होते हैं उनको पैसा कहां से मिलता है, सरकार की तरफ से मिलता है। तो सरकार बजट लाती है कि भैया हम इतना पैसा पब्लिक वो प्राइवेट वो जो पब्लिक एंटरप्राइज है उसको देंगे, ठीक है, ताकि वो चलते रहे अच्छे से। बेटा फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, भैया सरकार बजट के माध्यम से क्या करती है, तो भैया नई नई पॉलिसियां लेकर आती है, कुछ प्रोग्राम्स लेकर आती है, जिसके माध्यम से भी क्या होता है, सरकार इकोनॉमी को ग्रोथ देने का काम, पुश करने का काम करती है, ठीक है, चाहे मनरेगा या कोई भी स्कीम हो, ठीक है, कि इस बार हम भैया सरकार इतने करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी इस चीज में, तो वो सब ग्रोथ करने के लिए करती है सरकार, बजट के माध्यम से चीजों को करती है, ठीक है। चलो देन इसका रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंस है भैया। क्या असल में क्या होता है भैया, कुछ जगहें बहुत डेवलप हैं और कुछ एरियाज बहुत अनडेवलप हैं, तो सरकार इस बैलेंस को, ये रीजनल इम्बैलेंस, जो रीजनल इम्बैलेंस, उसको भी क्या करना चाहती है सरकार, कम करना चाहती है, ठीक है, किसके माध्यम से, बजट के माध्यम से। अब कैसे करती है भैया, तो भैया सरकार क्या करती है, जैसे भैया ये जो आज जो तुमको डेवलप जो चीजें दिख रही है, जो जगहें डेवलप है, ठीक है, चाहे गुड़गांव बोल दो तुम, नोएडा, जो भी चीजें, तो सरकार ने वहां पे कभी क्या करा होगा, वहां पे सरकार ने कभी चीजों को ऑफर किया होगा, मतलब जो इंडस्ट्री है ना उनको ऑफर किया होगा कि आप लोग आओ यहाँ पर जमीनें खरीदो, थोड़े सस्ते रेट में मिल जाएंगी, आपको 3 साल का टैक्स हॉलीडे कर दिया जाएगा, मतलब 3 साल तक आप कोई टैक्स मत देना, जो भी कमाओगे घर ले आओ, ठीक है, वाटर फ्री दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इस तरीके से वो डेवलप हुए। तो वैसे ही सरकार क्या करती है, दूसरी जगह जो अभी डेवलप नहीं है, सरकार उनको भी डेवलप करने का काम करती है, सेम यही फैसिलिटी वगैरह देकर, ठीक। तो सरकार रीजनल इंबैलेंस जो है, ताकि यहाँ पे भी लोग डेवलप हो सके, भाई जब जगह डेवलप होती है तो लोग भी डेवलप हो जाते हैं, वैसे ये जगह जो अनडेवलप है अभी, वहां पे भी डेवलपमेंट आ सके और लोग भी वहां पर क्या हो सके, तरक्की कर सके। देन इसका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सपांड करने के लिए भी क्या करती है सरकार, बजट लेकर आती है, ठीक है। भाई सरकार ये इन्वेस्टमेंट करेगी, वो इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उससे क्या होगा, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करेगी तो कहीं ना कहीं रोजगार का क्या होता है, सृजन होता है, रोजगार बढ़ता है, ठीक। तो ये सब ये सरकार के कहते हैं बजट के माध्यम से कुछ ऑब्जेक्टिव पाना था सरकार को, वो सरकार पाती है। अब यहां से अपना मेन टॉपिक जो है भैया, वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान से सुनना है ना, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट के तत्व क्या है, बजट बनता किन चीजों से, तो देखो सबसे पहले तो भी अपन इसको 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, ठीक। एक होता है रेवेन्यू बजट, ठीक है, जिसमें आएंगे भी, जिसमें क्या आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और होगा एक कैपिटल बजट। देखो फिर से बोल रहा हूं, इसको 2 तरीकों से बांट सकते हैं। सबसे पहले भैया बजट जो है, बजट को 2 टुकड़ों में बांटो, एक तो रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। क्लियर है भैया, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट में भी 2 होते हैं, क्या भैया, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल बजट में भी 2 होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है भैया, ठीक। एक तो इस तरीके से आप बांट सकते हो, या फिर आप एक और तरीके से बांट सकते हो बजट को भैया, एक बजटरी रिसिप्ट और एक बजटरी एक्सपेंडिचर। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना है भाई, क्या बोल रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं सबसे पहले भैया बजट जो है, ठीक है, बजट को भैया आप लोग कैसे करो, एक तो भैया रेवेन्यू बजट है ना, और एक कैपिटल बजट, इस तरीके से अपन बांट सकते हैं, ठीक। अब भैया रेवेन्यू बजट में एक होगा भैया रिसिप्ट, है ना, एक होगा रिसिप्ट्स और एक होगा भैया एक्सपेंडिचर, ठीक है। कौन सा एक्सपेंडिचर, कौन से रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होगा भैया इसमें होगा कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक तो ये तरीका, एक तो क्या भैया ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या भैया, दूसरा तरीका ये है कि ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट और ये है, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या बोल देंगे भैया, रिसिप्ट, ठीक है। मतलब ये क्या, बजटरी रिसिप्ट, बजटरी रिसिप्ट।
भाई ये बजटरी रिसिप्ट आएगा और इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बोल देंगे, बजटरी एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से भी ये चीजों को अपन क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक, चलो ये देखो भाई क्या बोल रहे भैया, दो तरीकों से अपन बजट को बांटेंगे, एक तो भी क्या रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट को अपन क्या 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 कर सकते हैं, रेवेन्यू बजट इट डील विद द रेवेन्यू एस्पेक्ट। सरकार का जो रेवेन्यू एस्पेक्ट होता है वो डील करता है किसमें, रेवेन्यू बजट में। इट एक्सप्लेन हाउ द रेवेन्यू इज जनरेटेड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड हाउ इट इज एलोकेटेड टू अमंग वेरियस हेड्स। भाई कहां से रेवेन्यू इनकम आएगी सरकार को और कहां कहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे सरकार के। इसमें दो चीज होंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल बजट में क्या होगा भैया, सरकार कहां कहां से कैपिटल एस्पेक्ट्स में डील करेगी, कहां कहां से सरकार कैपिटल रिसिप्ट लाएगी और कहां कहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। ठीक, तो इसमें भी होता है कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अपन इसको बेटा एक और तरीके से बांट सकते हैं जो अपन ये देख रहे हैं। ठीक है, ये भाई रिसिप्ट को एक साइड कर लो, एक्सपेंडिचर को एक साइड कर लो। और इसी तरीके से तुम मेन पढ़ना, ठीक है, वो वाले तरीके से ज्यादा मत करना भाई, मेन इस तरीके से पढ़ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है भैया, अपन ने बजट में दो चीजें होंगी। बजट में कितनी चीजें होंगी, दो चीजें, एक होंगी रिसिप्ट्स और एक होंगी पेमेंट्स। क्लियर है भैया? ठीक, चलो वापस से बोलता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा ना, इसको क्लियर करते अपन। सबसे पहले भैया बजट में एक होगा रिसिप्ट्स और एक होगा भैया एक्सपेंडिचर। ठीक, एक होंगे भैया रिसिप्ट्स और एक होंगे क्या भैया एक्सपेंडिचर। अब रिसिप्ट्स में दो होंगे, एक हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होगा भैया कैपिटल रिसिप्ट्स। इस तरीके से याद रखना, ध्यान रखना। ठीक, एक्सपेंडिचर में भी दो होंगे, एक होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, इस तरीके से बेसिकली मेन ध्यान रखना। क्लियर है? ये वाला तरीका सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं तुमको पढ़ाऊंगा भी तो इसी तरीके से सब कुछ पढ़ाऊंगा। अब देखो रेवेन्यू रिसिप्ट, ध्यान से सुनना, पूरी चीज अपन यहीं पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्लाइड है, ये वाली स्लाइड तुम्हारे लिए बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा भैया, सबसे पहले जो मैंने तरीका बताया वहां से ध्यान रखना। अपन ने पढ़ा था भाई एक तो ये तरीका, ये रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ये अपन ने एक साइड कर लिया था। ठीक है, ये देखो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट ये अपन ने एक तरफ कर लिया था, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये अपन ने अलग कर लिया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इनको अलग कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले भैया रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना है। देखो सरकार की जो रिसिप्ट्स हैं, ठीक है, सरकार की जो रिसिप्ट्स हैं, रिसिप्ट्स मतलब ये पैसे आना, पैसे आना। तो यार पैसे कैसे आएंगे, तो देखो या तो सरकार अपनी क्या करेगी, लायबिलिटियों को बढ़ा देगी, मतलब लोन वगैरह ले लेगी सरकार। ठीक, या तो अपनी एसेट्स वगैरह को बेचेगी, या तो अपनी एसेट्स वगैरह को बेचेगी, तो ही पैसा आएगा, तो ही पैसा आएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना है, फिर से बोल रहा हूँ, रिसिप्ट्स मतलब या तो सरकार अपनी क्या करेगी भैया, जिम्मेदारी बढ़ा लेगी, मतलब लायबिलिटी बढ़ा लेगी, मतलब लोन वगैरह ले लेगी, तो ही पैसा आएगा। या तो भैया सरकार अपने पास जो सरकार के पास पहले से है उनको क्या करेगी, बेच देगी। क्या कर देगी भैया, बेच देगी, तो ही पैसा आएगा, तो ही पैसा आएगा। ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं रिसिप्ट्स। क्या बोलते हैं भैया, रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स मतलब पैसा आना। तो पैसा कैसे आएगा, या तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी या तो एसेट्स कम हो जाएगी। अब एक मिनट, हाँ ऐसे ही पैसा आ रहा है तो बेटा वो कैपिटल रिसिप्ट है। हाँ ऐसे ही पैसा आ रहा है सरकार के पास, तो वो कौन सी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है तो भी सरकार के पास पैसा आ रहा है, सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है तो भी सरकार के पास पैसा आ रहा है, तो बेटा उसको क्या बोला जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। मैं वापस से बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना यार भाई, बजट को दो टुकड़ों में बांटो, एक तो रिसिप्ट और एक तो एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब पैसा आना, रिसिप्ट्स मतलब पैसा आना, और एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जाना। तो ये पैसा आता कैसे, या तो सरकार लायबिलिटी वगैरह ले लेगी, लोन वगैरह ले लेगी, ठीक है, या तो अपने पास जो सरकार के पास पहले से वो क्या कर देगी, बेच देगी, तो पैसा आ जाएगा। और हाँ अगर ऐसे ही पैसा आ रहा है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। कौन सी रिसिप्ट से, रेवेन्यू रिसिप्ट। और अगर ऐसा नहीं कर रही सरकार, ऐसा नहीं कर रही है सरकार, फिर भी पैसा आ रहा है, तो उसको बेटा बोला जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट बोला जाता है। अब मैं इसका इंग्लिश में तुमको मीनिंग बताता हूं, ध्यान से सुनना यार। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स, ना ही लायबिलिटी बढ़ाती है ना ही एसेट्स कम करती है। कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच आइदर आइदर क्रिएट लायबिलिटी और लीड्स टू रिडक्शन इन द एसेट्स, या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या तो एसेट्स कम होगी। क्लियर है भैया, ये हो गया रिसिप्ट्स, ये क्या होगा भैया, रिसिप्ट्स। अब अपन बात करते हैं एक्सपेंडिचर। यार सरकार खर्चा कब करेगी, कैसे करेगी, तो भैया या तो सरकार कोई एसेट्स खरीद लेगी, या तो सरकार कोई एसेट्स खरीद लेगी, इसका मतलब एसेट्स बढ़ा देगी, और या तो सरकार अपनी कोई लायबिलिटी वगैरह है जो
वो पहले जो जिम्मेदारी थी उसको चुका देगी, मतलब पे कर देगी। तो भैया या तो एसेट्स बढ़ती है तो खर्चा होता है, या तो लायबिलिटी कम होती है तो खर्चा होता है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है तो ही खर्चा हो रहा है। तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा ही हो रहा है तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? ना ही एसेट्स बढ़ रही है सरकार की, और ना ही लायबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार का क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। तो उसको बेटे क्या बोला जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है भैया? ठीक, बस इतनी चीज ध्यान रखना। क्लियर? अब देखो इसमें दो होंगे, सरकार की ना ही लायबिलिटी बढ़ रही है ना ही एसेट्स कम हो रही है, उसको बेटा बोला जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। इसमें दो होते हैं, एक होता है टैक्स वाला तरीका, एक होता है नॉन टैक्स। एक क्या होता है भैया? नॉन टैक्स। क्लियर है भैया? अब टैक्स में भी दो होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स में बहुत सारे होते हैं, तो ये सब अपन पढ़ेंगे। ठीक, फिर भैया कैपिटल रिसिप्ट्स के भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, 4 एक। ठीक, ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ना ही सरकार एसेट्स बढ़ रही है ना ही लायबिलिटी कम हो रही, फिर भी क्यों खर्चा हो रहा है? तो भैया सैलरी है, ठीक है, सैलरी है, पेंशन है, तो बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर? तो अब इनके डिटेल में अपने को पढ़ना, और ये चैप्टर यहीं पे भैया मेन जो रहेगा वो यहीं से चालू होता है और यहीं पर मेन डीपली खत्म हो जाता है ना, अगर देखा जाए तो अब भाई तुम रुकना मत, अब बस खड़ा खड़े जरा देखते चलो, खड़ा खड़े जल्दी से। सबसे पहले बेटा अपन बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ये देख लो जरा, ये पूरा चार्ट है, यहाँ पे भी तुम पूरी समरी देख सकते हो जो मैंने भी समझाया तुम लोग को। ठीक है, बट उन्होंने कुछ, मैंने क्या बोला, मैंने इन दोनों को एक साथ कर लिया और इन दोनों को एक साथ कर लिया है। क्लियर है? चलो तो भैया सबसे पहले तुम इस पर आओ जरा, खड़ाक्षर। रेवेन्यू रिसिप्ट रिफर्स टू दोज रिसिप्ट व्हिच नाइदर बोला था मैंने, नाइदर, ना ही वो लायबिलिटी क्रिएट करते हो ना ही एसेट्स क्या होती है, नाइदर क्रिएट लायबिलिटी, एसेट्स बढ़ती भी नहीं है और वो एसेट्स लायबिलिटी बढ़ती भी नहीं है और एसेट्स कम भी नहीं होती। किसकी? सरकार की। दे आर रेगुलर, लेकिन ये किस नेचर की होती है? रेगुलर और रिकरिंग नेचर की होती है। क्लियर भैया? ठीक, ये नॉर्मल फंक्शनिंग करने में काम मदद करती है। चलो आगे बोल रहे हैं भैया, नॉर्मल फंक्शन कर के सरकार कमाती है। अब भैया अपन बात कर रहे हैं, इसमें दो होते हैं, एक होता है टैक्स और एक होता है नॉन टैक्स। तो टैक्स भी क्या होता है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो सब लोगों को करनी ही पड़ती है। ठीक है, जो भी भाई पैसा कमा रहे हैं उन लोगों को, सबको भी कहीं ना कहीं कंपलसरी पैसे देने ही पड़ेंगे, जो एक टैक्स ब्रैकेट आता है उसमें। ठीक, क्या बोल रहे हैं? टैक्स रेवेन्यू रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ रिसीट्स फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज। जितना भी पैसा सरकार ने टैक्स वगैरह से कमाया वो सब टैक्स रेवेन्यू आता है। अब टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है मेड बाय द पीपल एंड कंपनीज ऑफ टू द गवर्नमेंट। जो लोग हैं या कंपनी है वो बेटा सरकार को ये सब देती है, टैक्स वगैरह। ठीक, अब टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, नो वन कैन रिफ्यूज टू पे इट, इसको कोई मना नहीं कर सकते देने से। टैक्स भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये मैंने तुम लोग को पहले बता दिया। अब ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बस ध्यान से सुनना है। डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगा है उसी को देना है, जिस पे लगा है उसी को देना है, तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं बेटा? डायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू द टैक्स that are imposed on property and income, वो टैक्स जो प्रॉपर्टी या इनकम पर लगते हैं, और इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज एंड आर पेड डायरेक्टली बाय देम, और उन्हीं के द्वारा दिया जाता है, तो उसको भी क्या बोला जाता है? डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। दे आर इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल कंपनी, ये इंडिविजुअल और कंपनी पर इम्पोज होते हैं। द लायबिलिटी टू पे द टैक्स इम्पैक्ट, मतलब जो इम्पैक्ट है और जो इंसिडेंस है, ठीक है, वो एक ही इंसान पर पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बोल रहे हैं इसके एग्जांपल क्या क्या भैया? तो इसके एग्जांपल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, ये डेथ ड्यूटी, कैपिटल गेन टैक्स, लैंड रेवेन्यू, टोल टैक्स, सक्सेशन ड्यूटी, एक्सेट्रा। नाम थोड़ा ध्यान रखना, पूछ सकते हैं बेटा कुछ भी एग्जांपल वगैरह में। अब इसके भी ये बोल रहे हैं डायरेक्ट टैक्स के भी 4 तरीके होते हैं। सबसे पहले होता है बेटा प्रोपोर्शनल टैक्स। इसमें क्या होता है भैया? इन द केस ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स, टैक्स रेट रिमेन कांस्टेंट विद द चेंज इन इनकम। भैया तुम्हारी इनकम भले ही बढ़ती जा रही है लेकिन टैक्स रेट कांस्टेंट रहेगा, टैक्स रेट उतना ही रहेगा, तो वो है प्रोपोर्शनल। फिर होता है प्रोग्रेसिव। क्या भैया? प्रोग्रेसिव, मतलब इनकम बढ़ रही है तो टैक्स भी, रेट भी बढ़ेगा, तो वो है प्रोग्रेसिव। फिर आता है रिग्रेसिव, मतलब भैया इन द केस ऑफ रिग्रेसिव टैक्स, टैक्स रेट क्या डिक्लाइंस, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट कम होता जाएगा। और ये है बेटा डिग्रेसिव, इसमें भी क्या होता है? टैक्सेशन, टैक्स रिमेन स्लोली प्रोग्रेसिव। पहले तो भैया इनकम बढ़ेगी तो धीरे धीरे टैक्स भी बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद भैया तुम्हारी इनकम बढ़ती आएगी और टैक्स कांस्टेंट रहेगा, मतलब फिर उसके बाद बढ़ेगा नहीं। क्लियर है? तो उसको बेटा क्या बोलता है? डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल। अब बेटा अपन बात करते हैं, डिग्रेसिव हो गया है ना। अब बेटा अपन बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो लगता किसी और पर है, देता कोई और है, लगता किसी और पर है, देता कोई और है। इनडायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू दोस टैक्स व्हिच आर अफेक्ट द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्या? इंडिविजुअल एंड कंपनी थ्रू द कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक, आगे क्या बोल रहे हैं? दे आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस। ये किस पर लगता है? गुड्स और सर्विस पर लगता है। इसका इंपैक्ट जो है और एक्चुअल बर्डन जो है वो अलग अलग लोगों पर होता है, मतलब लगा किसी और पर था लेकिन दिया किसी और ने। ठीक है भाई, तुम लोग दुकान से क्या खरीद लाए?
बिस्किट का पैकेट खरीद कर लाए, ठीक है, वो टैक्स पता लगा किस पर था? कंपनी में जिसने बनाया, ठीक है, जिसने बनाया उस पर टैक्स लगा था, लेकिन उसने बेचा होलसेलर को टैक्स मिलाकर, रिटेलर को बेचा उसने होलसेलर ने टैक्स मिलाकर, और रिटेलर ने तुमको चिपका दिया 5 रुपए में, जिसमें लिखा हुआ ब्रैकेट में इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, तो वो टैक्स दिया तुमने, लगा था कंपनी वाले पे लेकिन दिया तुमने। क्लियर? तो बेटा वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर भाई? चल अब अपन आगे आते भी और खड़ा खड़े जल्दी से बेटा इसके एग्जांपल क्या है? सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जिसको बोला जाता है, टैक्स वो स्टेट एक्साइज ड्यूटी, मोटर व्हीकल टैक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस, टैक्स ऑन फ्राइट, ऑक्ट्रॉय वगैरह वगैरह बहुत सारे। ठीक है, अब बेटा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अपन मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना है। देखो जो डायरेक्ट टैक्स के मेरिट है वो इनडायरेक्ट टैक्स के क्या है? डिमेरिट, लेकिन इनको तुमको खुद से बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे दे आर इक्विटेबल तो दे आर नॉट इक्विटेबल, थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा उल्टा सीधा। क्लियर है बेटा? क्या बोल रहे हैं? सच टैक्स, बेटा अपन डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट को तुमको बनाना है, ठीक है, डिमेरिट्स। बेटा ये जो टैक्स होते हैं बेटा ये कैन ऑफ इक्विटेबल पर डिपेंड होते हैं, ठीक, एंड एबिलिटी टू पे, दे आर जस्ट बिकॉज द पीपल लिविंग बिलो अ सर्टेन एग्जेम्पशन लिमिट नीड नॉट पे टैक्सेस। ये इक्विटेबल होते हैं, मतलब सामान्य होते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। भैया सामान्य होते हैं मतलब भैया अमीरों पे ज्यादा लगेंगे, गरीबों पे कम लगेंगे। देखो सामान्य का मतलब ये नहीं है कि सभी पर एक जैसा टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं, ठीक है भाई, जिसकी जैसी हैसियत है उस हिसाब से भी टैक्स लगेगा, तो इसलिए बेटा बोला जाता है ये इक्विटेबल होते हैं। तो डीमेरिट वो इनडायरेक्ट क्या होगा? ये इक्विटेबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे अमीर हो गरीब हो सबको भी बिस्किट के पैकेट पे टैक्स तो सबको बराबर ही देना पड़ेगा, तो वो इक्विटेबल नहीं होते हैं। देन इसका दे आर सर्टेन, सर्टेन मतलब पता होना, निश्चित होना। तो डायरेक्ट टैक्स आपको पता है, आप कितना कमा रहे हो आपको उतना ही टैक्स देना है, ठीक है, और कब देना है वो भी आपको पता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता ही नहीं होता है, आप 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीद के लिया है, आपने उसमें कितना टैक्स दिया आपको पता ही नहीं है, बस उसमें लिखा है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। बेटा दे आर इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब ये सरकार क्या करती है? खुद कलेक्ट नहीं करती है, सरकार के पास आप खुद जाते हो और कलेक्ट करके दे देते हो, मतलब सरकार को खुद आप उसके खाते में, सरकार के खाते में डाल देते हो, तो सरकार को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पैसा खर्च नहीं करना पड़ता ये सब कलेक्शन करने पर, ठीक। देन इसका क्या बोल रहे हैं? दे आर इलास्टिक, ये बेटे कैसे होते हैं? इलास्टिक होते हैं, ठीक। द इनकम फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। भैया इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक मतलब लचीलापन, ठीक है भाई, अगर इनकम बढ़ेगी तुम लोग की तो तुम ज्यादा टैक्स दोगे, कम होगी तो कम दोगे। क्लियर? देन इसका क्या बोल रहे हैं? दे अराउज सिविक कॉन्शियसनेस। देखो जब तुम टैक्स देते हो ना तो तुम्हारे अंदर एक देश भावना आती है कि नहीं यार भाई मैंने टैक्स दिया है, ठीक है, ये जो रोड है ये सब मेरे पैसों से बना है, मैंने देश के लिए कुछ करा है काम, तो ये सिविक्स क्या जगाता है बेटा? सिविक सेंस जगाता है आपके अंदर। अब बेटा इसकी बुरी बातें क्या है? तो ध्यान रखना, अपन पढ़ रहे हैं डायरेक्ट टैक्स की बुरी बातें। अब ये जो डायरेक्ट टैक्स है उसके डिमेरिट्स हैं, तो बेटा ये इनडायरेक्ट टैक्स के अपने आप के बन जाएंगे मेरिट्स, लेकिन आपको खुद थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे भी ये दे आर इनकन्वीनियंट, बेटा जो डायरेक्ट टैक्स है वो इनकन्वीनियंट है, तो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएंगे, उसकी अच्छी बात क्या है? वो कन्वीनियंट होते हैं। कन्वीनियंट और इनकन्वीनियंट का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना भाई। डायरेक्ट टैक्स मान लो भैया तुम 20 लाख 30 लाख जो भी दे कमा रहे हो, ठीक है भाई, मान लो तुमने एक लॉटरी वगैरह जीत ली, जो भी 1 करोड़ की जीत ली, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, तुमने 1 करोड़ रुपए जीत लिए। अब उसमें से 30% जब तुमको अपने हाथ से गिन के देना पड़ेगा ना, 30 लाख रुपए, तो तुम्हारे दिल से पूछो क्या होगा? क्लियर? तो वो तो चलो ठीक है लॉटरी टैक्स था, मान लो तुम्हारी मेहनत की कमाई है, मेहनत की कमाई तुमने कम कर करके 1 करोड़ रुपए कमाए, और उसमें से जब तुमको टैक्स वगैरह देना पड़ता, मान लो 10 लाख भी देना पड़ रहा है, तो ऐसे जब गिनकर देते हो ना तुम 10 लाख, तुम्हारा दिल जानता है। तो बेटा डायरेक्ट टैक्स क्या होती है? उसकी बुरी बात क्या है? ये बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट होते हैं, असुविधाजनक होते हैं। बेटा देन इसका दे डिस्करेज विल टू वर्क एंड सेव। भाई डायरेक्ट अगर आप बार बार टैक्स देते रहोगे तो आपका मन ही नहीं करेगा यार मैं क्या कमाऊं, क्या खर्च मतलब करूं, कुछ नहीं करना मेरे को भाई, ठीक है, कमानी नहीं है, बचानी नहीं है, ठीक। देन इसका क्या बोल रहे हैं? दे इनकरेज टैक्स एवेशन। अब देखो जब तुम भाई पैसे दे रहे हो, सरकार को टैक्स दे रहे हो, अपने आंखों के सामने पैसे दे रहे हो, तो अपने ही पैसे जाते हुए दिखता है, तो अपन लोग क्या करते हैं? चोरी करने का कुछ ना कुछ तरीका ढूंढते हैं, ठीक है, कि यार कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ घपला घोटाला कर देते अपन, ताकि सरकार को कम टैक्स देना पड़े, ठीक है। देन इसका क्या बोल रहे हैं? दे आर एक्सपेंसिव। अब देखो अभी इन्होंने क्या बोला था ऊपर, मेरिट क्या बोला था? ये इकोनॉमिक होते हैं, अब यहाँ पर बोल दे एक्सपेंसिव। भाई ये बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि अब देखो किसके माध्यम से बोल रहे हैं? द गवर्नमेंट हैव इनकर हैवी एक्सपेंडिचर, सरकार को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है ये कलेक्शन करने पर, ठीक है। द बिजनेसमैन ऑल्सो पे हैवी फीस, जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना पैसा बचाने के लिए भी जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं सीए वगैरह उन लोग को बहुत पैसा देते हैं, तो दोनों के लिए खर्चीला हो जाता है, ठीक। देन इसका दे इनकरेज क्लासेस। अब देखो असल में होता है क्या भैया? भाई मान लो कोई बोलता है तेरे पापा का रोड है क्या ये, तो वो क्या बोल सकता है? अरे भैया मैंने टैक्स दिया यार, ठीक है, तो मेरे पापा का रोड हुआ, तो इसका मतलब ये क्लास फीलिंग आती है। कुछ जो लोग टैक्स देते हैं वो अपने आप को सोचते हैं अरे हमारी पैसों का है, और जो लोग टैक्स नहीं देते वो थोड़ा सा
तो क्लास फीलिंग क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं आ जाती है लोगों में। ठीक है, चलो, तो ये क्या था भैया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के मेरिट डिमेरिट अपन ने कर लिए। अब अपन बात करते हैं इसके डिफरेंस की। तो सबसे पहले बेटा क्या बोल रहे हैं भैया, इंसिडेंस और इम्पैक्ट। बेटा डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों एक ही इंसान पे पड़ेगा, जबकि इसमें इंसिडेंस किसी और पे होता है, इम्पैक्ट किसी और पे होता है। देन इसका क्या, सर्टेनिटी, ये सर्टेन होते हैं, पता होते हैं, ये निश्चित नहीं होते हैं। फिर इसका कलेक्शन, इनको भी सरकार आप लोग खुद देकर आते हो, ठीक है, जबकि भी इनको सरकार को भी करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है कलेक्ट करने के लिए। बेटा फिर इसका इवेशन, इवेशन मतलब चोरी, तो डायरेक्ट टैक्स की चोरी हो सकती है, इसकी चोरी नहीं हो सकती। ठीक है भाई, 5 रुपए का बिस्कुट तुम खरीदोगे तो तुम कहां से उसमें चोरी कर लोगे टैक्स की, ठीक, तुमको पता ही नहीं है कितना टैक्स है। कन्वीनियंस, ये सुविधाजनक होते हैं, ये ज्यादा ये सुविधाजनक नहीं होते हैं, और ये सुविधाजनक होते हैं। देन इसका इक्विटेबल, ये इक्विटेबल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ये कैनन ऑफ इक्विटी को फॉलो नहीं करते हैं। बेटा इलास्टिसिटी, ये इलास्टिक होते हैं, ये इलास्टिक नहीं होते हैं। ठीक, देन इसका सिविक कॉन्शियसनेस, इसके कारण आती है, इसके कारण नहीं आती है। इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे क्या असर होता है, तो इस पे कोई प्रोडक्शन पे असर नहीं होता, जबकि इसका होता है। बेटा एडॉप्शन, इन अवर कंट्री, अपने देश में बेटा डायरेक्ट टैक्स आर एडॉप्टेड स्मॉल कंटेक्स्ट, ठीक है, और दीज टैक्स आर एडॉप्टेड टू अ ग्रेट कंटेक्स्ट। इसमें ज्यादा हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्स को ज्यादा करा है, हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स बहुत ही कम लोग देते हैं। ठीक, चलो अब बेटा अपन बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या था भैया, नॉन टैक्स रेवेन्यू वो रिसिप्ट होती है सरकार की जो बिना टैक्स लगाए सरकार के पास आती है। ठीक है, तो उनको भी ये बोला जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब इसके सोर्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले इंटरेस्ट। ठीक है, असल में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किसी को जब लोन देती है तो उस पर उसको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो क्या टैक्स लगा रही है सरकार, नहीं लगा रही, तब भी पैसा आ रहा है, तो वो है बेटा नॉट, ये इंटरेस्ट सबसे पहला। सेकंड पॉइंट बेटा क्या है, प्रॉफिट एंड डिविडेंड। सरकार ने क्या करा, किसी कंपनी में शेयर वगैरह खरीद के रखे तो सरकार को बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड। ठीक है, या फिर मान लो सरकार की ही कंपनी, तो भी उससे क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो ये दोनों क्या भी है, सरकार की इनकम है। देन इसका फीस, सरकार क्या करती है, कोई भी अगर आपको सर्विस देती है तो उसके बदले में आपसे फीस चार्ज करती है, तो बिना टैक्स लगाए सरकार पास क्या आ रही है बेटा, इनकम आ रही है। देन इसका लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस मतलब ये क्या, आप सरकार से कोई भी लाइसेंस वगैरह बनवाते हो, ठीक है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो नॉर्मल, या कोई भी लाइसेंस हो, ठीक है, बिजनेस करने वाला या कुछ भी, तो बेटा आपको क्या देना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है। सरकार की क्या वो इनकम है। फाइन्स एंड पेनाल्टी, आपने भैया कोई भी रूल लॉ वगैरह जब तोड़ते हो तो आपके ऊपर बेटा फाइन वगैरह लगता है, ठीक है, पेनाल्टी लगती है, तो वो भी सरकार के पास जाता है, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है। फिर बेटा ईस्ट चीज, अब देखो ये ध्यान से सुनना, क्या होता है, इफ अ पर्सन, क्या, इट रेफर्स टू अ क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग। भाई मान लो कोई बंदा है, ठीक है, और उसके कोई भी वारिस वगैरह नहीं है, तो अब वो प्रॉपर्टी किसकी है, तो भैया वो प्रॉपर्टी सरकार की, उससे जो भी रेवेन्यू वगैरह मिलेगा वो सरकार को आएगा। ठीक है, देन इसका क्या, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। भाई सरकार को क्या होता है, बहुत सारे कई बार गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, ग्रांट्स वगैरह मिलती है। देखो गिफ्ट्स और ग्रांट्स अलग होते हैं, गिफ्ट्स मतलब खुशी मिलना है कोई चीज, और ग्रांट्स मतलब सहायता के तौर पर कोई चीज मिलना। ठीक है, तो भैया दोनों ही जब सरकार को मिलते हैं तो वो भी एक प्रकार का क्या है, सरकार का क्या है भैया, क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्लियर भैया, मान लो भैया सरकार को कोई नहीं, किसी भी देश ने गिफ्ट दे दिया, ठीक है, कि भी आप एक काम करो, इतने पैसे रख लो, ये रख लो, बुलेट ट्रेन रख लो, कुछ भी रख लो, ठीक। या फिर मान लो जब जैसे उत्तराखंड में बाढ़ वगैरह आ गई थी एक बार, और ठीक है, अभी जो आई है उसके पहले भी एक बार आ गई थी, तो बहुत से देशों ने और बहुत से लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर भी कुछ कुछ क्या पैसा दिया था, तो भी जो पैसा दिया था उसको तुम क्या बोलेंगे, ग्रांट्स बोलेंगे। ठीक है, जब आपदा में दिया जाता पैसा। फिर बेटा फोर फीचर, अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, जब कोर्ट, जो कोर्ट है, कोर्ट ने मान लो आप लोगों की कोई केस वगैरह चल रहा था, कुछ सुनवाई चल रही थी, जो भी है, और सरकार ने आपके ऊपर पेनल्टी लगाई थी, कोई लीगल फीस वगैरह थी, तो भैया उसको क्या बोला जाता है बेटा, फोर फीचर बोला जाता है। देन इसका क्या, स्पेशल असेसमेंट वगैरह, इट रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय ओनर्स ऑफ क्या, दोस प्रॉपर्टी हुज वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड। भाई कई बार क्या होता है, जैसे भी मान लो आपकी एक जमीन है, वहां से कोई रोड वगैरह कुछ निकल गया, और उसके कारण सरकार ने जो प्रोजेक्ट निकाला उसके कारण तुम्हारी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए, तो उसके लिए तुमको पैसा देना पड़ेगा सरकार को, तो वो तब ये स्पेशल असेसमेंट वगैरह। ठीक है, चलो अब इसका भी अपन आगे चलते हैं, ये तो अपना कवर हो गया है ना। चल अब अपन आते हैं खड़ा खड़े जल्दी से आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या लिखा हुआ है, कैपिटल रिसिप्ट। देखो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, वो रिसिप्ट जो या तो क्या कर देंगी, लायबिलिटी क्रिएट कर देंगी, या तो एसेट्स रिड्यूस कर देंगी, उनको बेटा बोला जाता है क्या, कैपिटल रिसिप्ट। ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, मतलब बार बार नहीं होती है। ठीक है, चलो अब इसके बेटा कौन कौन से सोर्स हैं, तो बेटा सबसे पहले सरकार क्या ले लेती है, बोरोइंग्स, मतलब उधार ले लेती है। ठीक है, सरकार या तो भी आरबीआई से लोन ले लेगी, या फॉरेन गवर्नमेंट से ले लेगी, या फॉरेन देश, कोई देश है वहां से लोन ले लेगी, कोई IMF वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था है वहां से लोन ले लेगी, तो सरकार के पास क्या आएगी, क्या आ जाएगा, पैसा तो आ जाएगा, लेकिन उससे लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वो कौन सी रिसिप्ट से बेटा,
कैपिटल रिसिप्ट से। देन इसके बाद रिकवरी ऑफ लोन, सरकार ने कभी लोन दिया था किसी को, हमारी सरकार ने लोन दिया था किसी को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो कि कोई भी हो, तो वहां से जब पैसा आएगा तो एक मिनट इससे सरकार की एसेट्स कम हो गई। सरकार की वो पहले एसेट्स थी, उससे ब्याज वगैरह मिलता था, लेकिन अब वो लोन वापस आ गया तो सरकार की एसेट्स क्या होगी, कम हो गई, तो वहां से ही पैसा आ सकता है। देन इसके बाद अदर रेसिप्ट। अब अदर रेसिप्ट्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, सरकार ने किसी जगह पर अपने कोई कंपनी में शेयर वगैरह खरीद के रखे थे, अब जब सरकार उसको धीरे धीरे बेच रही है थोड़े बहुत करके, तो उसको बेटा डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है। देन इसके बाद स्मॉल सेविंग, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, किसान विकास पत्र है, तो इन सब में क्या होता है, लोग जब पैसा बचाते हैं, लोग पैसा बचाते हैं, ठीक है भाई। मान लो तुम्हारे पापा मम्मी से पूछना कि उन्होंने भी नेशनल सर्विंग सर्टिफिकेट में पैसे लगाए हैं क्या, ठीक है। तो इन सब चीजों में क्या होता है, जब तुम पैसा लगाते हो तो सरकार की एक तरह से जिम्मेदारी बढ़ रही है, ठीक है, पीएफ वगैरह, तो सरकार के पास पैसा तो आ रहा है लेकिन वो जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं, ठीक। चलो अब बेटा अपन बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहला पॉइंट मीनिंग बता चुका हूं पहले ही। सेकंड पॉइंट नेचर, ये रेगुलर नेचर के होते हैं, ये रेगुलर नेचर के नहीं होते हैं। फ्यूचर ऑब्लिगेशन, सरकार का ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, जबकि ये अगर ले रही है सरकार बोरिंग वगैरह तो सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाता है, जिम्मेदारी आ जाती है चुकाने की, ठीक। देन इसका भी क्या एग्जाम्पल, तो ये इसके एग्जाम्पल वगैरह अपन ने अभी देखे थे, इनकम टैक्स, ये सब फीस वगैरह ये सब, और इसमें बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब जो अभी अपन ने सोर्स पढ़े थे वही इसके एग्जांपल है। अब बेटा अपन आते हैं बजट एक्सपेंडिचर पर, ठीक है। चलो अब इसमें बेटा सबसे पहले क्या लिखा है, बजट एक्सपेंडिचर मतलब भाई सीधी बात है, सरकार कहां कहां खर्चा कर रही है। अब इसके दो होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है भैया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो विच नाइदर क्रिएट्स एसेट्स, ना ही एसेट्स बढ़ेगी और ना ही लायबिलिटी कम होगी। देखो वो जो मैंने तुमको पढ़ाया था ना अभी, जब मैंने हाथों से लिख के बताया था, तो भाई ध्यान रखना, वो ही बस तुमको ध्यान रखना है, वो सब याद करवा देगा तुम लोग, ठीक है। तो बेटा क्या बोल रहे हैं, ना ही एसेट्स क्या होगी, बढ़ेगी और ना ही लायबिलिटी कम होगी, तो बेटा वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, क्या भैया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर है भैया। चल देन इसका ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, इट इज इनकर्ड ऑन नॉर्मल सरकार कैसे काम करेगी, क्या काम करेगी, उस पर खर्चा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके क्या क्या भैया, जैसे भैया पेमेंट ऑफ सैलरी है, पेंशन है, इंटरेस्ट है, एक्सपेंडिचर है, ये सब है, ठीक है। चलो अब अपन बात कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर विच आइदर या तो एसेट्स बढ़ेगी या तो लायबिलिटी कम होगी, तो वो खर्चे क्या कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसके एग्जांपल क्या है, ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार नहीं होता है। देन इसका राइट एड टू कैपिटल स्टॉक्स, अपने देश के कैपिटल स्टॉक बढ़े जाता है, मतलब एसेट्स बढ़े जाती है, सीधी बात है। देन इसका एग्जांपल क्या है, स्टेट को लोन वगैरह देना, ठीक है, लोन टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड डैम वगैरह बनाना, ये सब इसके एग्जांपल है कैपिटल के। अब बेटा रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस देख लो खटाक से जरा। सबसे पहला पॉइंट भी है मीनिंग, तो मीनिंग दोनों के अपन कर चुके हैं, इसमें ना ही, ठीक है, ना ही क्या होगा भैया, एसेट्स क्रिएट होगी, ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होगी, जबकि इसमें होगा। फिर इसका भी क्या पर्पस, इसका मेन मकसद क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के नॉर्मल काम करने पर खर्चा होता है, ठीक है, जबकि इसका मेन मकसद क्या होता है, सरकार का भैया लोन वगैरह देना होता है, ठीक है, एसेट्स का क्रिएशन होता है। नेचर, इसका नेचर कैसा है, रिकरिंग नेचर का है, और ये रिकरिंग नेचर का नहीं होता है। एग्जांपल सैलरी पेंशन, और इसके एग्जांपल क्या है, लोन रीपे वगैरह करना, ये सब, ठीक, जो अपन ने भी एग्जांपल वगैरह में पढ़े थे। अब इसका भी अपन बात करते हैं, दो चीजें यहां पर आती हैं, चार चीजें हैं वैसे तो, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल। तो देखो सबसे पहले प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो सरकार प्लान करती है। देखो पहले चलता था 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, अब आजकल उसको खत्म कर दिया है और बस एक साल का प्लान बनता है। तो सरकार प्लान कर रही है पहले कि यार इस जगह पर खर्चा करेंगे, तो भैया जब सरकार सोचकर खर्चा करती है तो वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, और जब सरकार बिना सोचे, मतलब सोच नहीं रही है लेकिन खर्चा हो रहा है, तो बेटा वो होता है नॉन प्लान। अब जैसे भी मान लो उत्तराखंड में अभी वापस से बादल वगैरह फट गए, बाढ़ वगैरह जो भी आ गई, तो इसका मतलब भी क्या, वो जो आपदा भी आई, तो क्या सरकार ने सोचा तो ऐसा होगा और फिर अपन खर्चा करेंगे मस्त मजे से, ऐसा कुछ सोचा था क्या, हो गया अपने आप भाई, ठीक है। तो सरकार को खर्चा करना पड़ेगा, तो बेटा वो क्या है, नॉन प्लान। फिर आता है बेटा डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल, ठीक है, पढ़ लेना भाई लाइन से वाले प्लान और नॉन प्लान। अब बेटा अपन बात करते हैं डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल, ऐसे खर्चे जो अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक पेस को बढ़ाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के पेस को, तो बेटा वो क्या वो बोलते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जो डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, सरकार ने रोड बनाया, डैम बनाया, ब्रिज बनाया, कुछ भी बनाया, ठीक, तो इससे क्या होगा, सरकार की भी, देश की क्या होगी, तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, कुछ भी चीज बढ़ेगी। जबकि नॉन डेवलपमेंटल क्या होता है भैया, ऐसे खर्चे जो सरकार कर तो रही है लेकिन उससे कोई डेवलपमेंट वगैरह होने वाला नहीं है। लेकिन क्या ये जरूरी नहीं होते, तो भी ये जरूरी होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई जज है, उनको भी सैलरी वगैरह दे रही है सरकार, तो क्या देश का डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों, वाह भैया
लेकिन जरूरी है ना, ठीक क्लियर है। जैसे भी मान लो अपने देश ने, सरकार ने कोई जैसे वो राफेल वगैरह खरीदा, ठीक है, राफेल खरीदा, कोई भी S-400 वगैरह खरीदा, तो क्या इससे डेवलपमेंट हो रहा है देश का? अरे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जरूरी तो है ना भाई, ठीक है भाई। तुमको रोटी कपड़ा तो नहीं मिलेगा ना उसके, वो राफेल वगैरह खरीदा था, लेकिन क्या जरूरी नहीं है भाई? जरूरी तो है, ठीक। नहीं तो अभी मार कर आएगा पाकिस्तान, तुमको क्या कर लोगे भाई? ठीक है, रोटी कपड़ा मकान सब चला जाएगा तुम्हारा, क्लियर। तो भैया क्या बोल रहे हैं, वो है नॉन डेवलपमेंटल, ठीक। चलो अब अपन आते भैया आगे, क्या भैया, चलो ये सब नॉन डेवलपमेंटल के कुछ एग्जांपल वगैरह थे, ठीक है, ये सब आप देख सकते हो, डिफेंस एक्सपेंडिचर एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब। चलो अब अपन आते बेटा बजट के प्रकार कितने होते हैं। तो बेटा बजट 3 प्रकार का होता है, ठीक है। वैसे तो इन्होंने 2 प्रकार का लिखा है, लेकिन इन सबको मिलाएंगे तो 3 हो जाएंगे। एक होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड। देखो बैलेंस बजट वो बजट, नाम से समझ में आ रहा है, ये वो बजट जिसमें सरकार की इनकम और सरकार के खर्चे दोनों क्या हो, बराबर, तो बैलेंस बजट है। और अनबैलेंस मतलब या तो इनकम ज्यादा है खर्चे कम है, या खर्चे ज्यादा इनकम कम है, तो वो हो गया अनबैलेंस। अब अनबैलेंस में 2 होता है, एक होता है सरप्लस। सरप्लस बजट नाम से समझ आ रहा है, मतलब प्लस में है, मतलब इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है। व्हेन द गवर्नमेंट इनकम आर मोर देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरप्लस व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर मोर देन द गवर्नमेंट क्या इनकम और रिसिप्ट्स, देन इट इज कॉल्ड डेफिसिट बजट, ठीक है। तो पढ़कर देख लो भैया, यही अपना भैया लिखा हुआ है मीनिंग वगैरह, ठीक। ये रहा भैया बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, क्लियर है। अब बेटा अपन बात करते हैं ये मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। भैया सरकार, अभी अपन ने पढ़ा डेफिसिट बजट, क्या पढ़ा भैया, डेफिसिट बजट मतलब सरकार के खर्चे ज्यादा और इनकम कम है। तो कितना खर्चा ज्यादा है, कितना है ना इनकम कम है, तो वो अगर अपने को मेजर करना है तो बेटा उसको मेजर करने के 3 तरीके, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो भैया क्या बोल रहे हैं, बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। जब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर हो जाता है टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू से, तो उसको भी क्या बोला जाता है, बजटरी डेफिसिट बोला जाता है। व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर देन द कलेक्ट, भैया जितना सरकार कलेक्ट करे उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो उसको बेटा क्या बोला जाता है, बजटरी एक्सपेंडिचर, वो डेफिसिट बोला जाता है। देन इट इनकर बजटरी डेफिसिट विद रेफरेंस टू बजट। इंडियन गवर्नमेंट बजटरी डेफिसिट कैन बी 3 टाइप। इंडिया के हिसाब से अगर अपन बोले तो बेटा बजटरी डेफिसिट 3 प्रकार के हो सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो खड़ा खड़े जल्दी से देखते हैं। देखो अगर अपन सिर्फ बात करें क्या रेवेन्यू डेफिसिट, क्या भैया रेवेन्यू डेफिसिट, तो अभी याद है देखो मैंने तुम लोगों को बोला था बजट के भैया अपन ने 2 टुकड़े करे थे, एक था भैया रिसिप्ट्स, ठीक है, और एक था भैया पेमेंट, वो पेमेंट बोल रहा हूँ एक्सपेंडिचर, पेमेंट भी बोल सकते हैं वैसे तो, क्या भैया एक्सपेंडिचर, है ना। अब रिसिप्ट में भी 2 थे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। एक्सपेंडिचर में भी 2 थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब 1 मिनट सुनना है, अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ किसकी भैया, ये जब रेवेन्यू खर्चे सरकार के, रेवेन्यू खर्चे सरकार के रेवेन्यू इनकम से, रिसिप्ट से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। कौन से खर्चे, सिर्फ रेवेन्यू खर्चे, कौन से इनकम से, रेवेन्यू इनकम से ज्यादा हो जाते हैं, तो बेटा उसको रेवेन्यू डेफिसिट बोला जाता है। अभी हमने कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं करी है, ठीक है, एक्सपेंडिचर लिखना बेटा इसको, ठीक। फिर से बोल रहा हूँ क्या, जब सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू इनकम से, तो बेटा उसको क्या बोला जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट बोला जाता है, क्लियर है भैया, ठीक। मीनिंग पढ़ लेना बेटा, समझ में आएगा अच्छे से आपको। चलो अब अपन बेटा बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। देन इसका रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज, क्या बता रहा है कि भैया सरकार अपने ही जो रेवेन्यू जो कमा रही है, रेवेन्यू इनकम जो कमा रही है, वो सरकार की इनसफिशिएंट है, मतलब पर्याप्त नहीं है अपने ही नॉर्मल खर्चे करने के लिए, ठीक है। देन इसका क्या बोल रहे हैं, इसके क्या इम्प्लीकेशंस क्या है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्या क्या है। तो बेटा सबसे पहले बेटा इट इंडिकेट्स दैट द इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार अपने रोजमर्रा के रेगुलर इनकम जो है वो रेगुलर इनकम से रेगुलर खर्चे पूरे नहीं कर पा रही है। देन इसका इट इम्प्लीकेशन क्या, इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिसेविंग, भैया गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो पैसा पहले बचा कर रखा था उसको खर्च कर रही है अपने नॉर्मल काम चलाने के लिए। बेटा क्या बोल रहे हैं, इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम, भैया सरकार को ये जो डेफिसिट आ रहा है, रोज वाले खर्च ज्यादा हो गए रोज वाली इनकम से, तो बेटा सरकार अब क्या कर रही है, जो कैपिटल रिसिप्ट है उनका इस्तेमाल कर रही है, मतलब लोन ले रही है भैया सरकार अपने रोजमर्रा के खर्चों को चलाने के लिए, ठीक है। अभी जैसे हाल फिलहाल में वो न्यूज आई थी, ठीक है, केरला में ऐसा हो गया था, दिल्ली में ऐसा होने वाला है, ठीक है, मतलब हो चुका था। उसमें क्या सरकार के पास भी अब पैसे नहीं बचे थे अपने लोगों को नौकरी सैलरी वगैरह देने के, ठीक है। और चिंता मत करो, बहुत ही जल्द एमपी का भी यही हाल होने वाला है, ठीक है। लाडली बहना और ये बहना और वो बहना सब अभी डूबोने वाले हैं, ठीक है। ये जितने भी स्टेट्स हैं जो फ्रीबीज दे रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं किस में आने वाले भैया, रेवेन्यू डेफिसिट में आने वाले हैं। और रेवेन्यू डेफिसिट भाई बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कई बार, ठीक है भाई, सरकार रोजमर्रा के काम ही नहीं कर पा रही अपने,
ठीक है, तो ये बता रहे हैं। देन इसका यूज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, सरकार कैपिटल रिसिप्ट को क्या कर रही है, यूज कर रही है अपने और एक्स्ट्रा खर्चों को करने के लिए। देन इसका क्या, जिससे और बर्डन बढ़ने वाला है। भाई तुम लोन ले रहे हो नॉर्मल खर्चे करने के लिए भाई, ठीक है, तो और तुम्हारे ऊपर क्या होने वाला है, जिम्मेदारी। इसको ऐसे समझो तुम, जैसे मान लो भैया तुमने बैंक से लोन लिया बिजनेस करने के लिए, लेकिन जब बिजनेस करोगे तुम भाई चुका दोगे, लेकिन तुमने लोन लिया है अपना घर बनाने के लिए या मान लो कोई भी चीज करने के लिए, तो अब तुमने तो बना लिया ना भैया घर, या तुमने शादी कर ली मान लो बेटे की बेटी की जिसकी भी करिए, तो भैया आप वो पैसे का वापस आ रहा है नहीं, तुमको मेहनत कर करके चुकाना पड़ेगा, और नहीं मेहनत कर पाओगे तो नहीं चुका पाओगे भाई। अब उस मेहनत करने से तुमको घर भी चलाना है, वो लोन भी चुकाना है, ऐसा होता है। देन इसका हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स वार्निंग, देख रहे हो, वार्निंग सिग्नल देता है सरकार को कि बेटा समझ जाओ नहीं तो डूब जाओगे। तो यही हालत अभी केरला में हुई थी, दिल्ली में हुई है, पंजाब में भी होगी, और अभी मध्य प्रदेश भी दूर नहीं है, मध्य प्रदेश में भी होगी। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते भी, क्या बोल रहे भैया, मेजर्स टू क्या रेस्क्यू रेवेन्यू डेफिसिट। भाई रेवेन्यू डेफिसिट को खत्म करने के लिए क्या करें, तो भैया जाहिर सी बात भाई दो ही तरीके हैं, या तो तुम अपने खर्चों को कर दो, कम कर दो, या तो तुम अपनी इनकम को बढ़ा लो। और अब सरकार करती क्या है, पेट्रोल के दाम और ये सब क्यों बढ़ाती है भैया, ये लिकर वगैरह पर टैक्स बढ़ा दिया, क्या कर रही है सरकार, यही कर रही है। या तो सरकार खर्चे कम कर दे, लेकिन खर्चे तो कम कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहनों को उदास नहीं कर सकते भाई, ठीक है भाई, लाडली बहना तो अब देना ही पड़ेगा। तो भैया उसके चक्कर में क्या सरकार अपनी रेवेन्यू बढ़ाने लग गई, इसका मतलब भैया जिया जी को पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है, टैक्स के तौर पर। ठीक, चलो देन इसका क्या बोल रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट। तो भैया फिस्कल डेफिसिट अब क्या होता है, अब एक मिनट फिस्कल डेफिसिट, अब यहां पर बेटा ये अभी अपन ने पढ़ा था, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया था रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो उसको बोल रहा था रेवेन्यू डेफिसिट। अब बेटा अपन बात करें जब सारे खर्चे, क्या भैया, जब सारे खर्चे, कौन से खर्चे भैया, जब सारे ही खर्चे ज्यादा हो गए सारी इनकम से, लेकिन इस इनकम में बेटा बोरोइंग को छोड़ देना, क्या भैया, बोरोइंग को छोड़ देना, ठीक है। तो जब सारे खर्चे ज्यादा हो गए सारी इनकम से, तो बेटा उसको बोला जाता है क्या, फिस्कल डेफिसिट। क्या बोला था भैया, फिस्कल डेफिसिट। क्लियर भैया, क्या बोल रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट मोर कंप्रहेंसिव व्यू ऑफ बजटरी इम्बैलेंस, इट इज widely used a budgetary tool for explaining and understanding the budgetary deficit। यहां से चालू है मेन। फिस्कल डेफिसिट refers to the excess of total expenditure over the total receipt। सारे खर्च जब ज्यादा हो जाते हैं सारी रिसिप्ट से, लेकिन बोरिंग को छोड़कर, तो बेटा उसको फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। आगे क्या बोल रहे भैया, क्या फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, लेकिन बोरिंग को उसमें से हटा देंगे। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, द एक्सटेंशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ फार द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन्स। सरकार कितने दिनों तक और अपने औकात से ज्यादा खर्चा कर सकती है, ये बताता है वो, क्या, फिस्कल डेफिसिट। चलो देन बस थोड़ा सा बचा हुआ खड़ा खड़े जल्दी से कर लेते हैं। बेटा फिस्कल डेफिसिट के क्या इम्प्लीकेशन है, इंटरप्रिटेशन क्या है, तो बेटा सरकार डेब्ट ट्रैप में फंस चुकी है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट दैट द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार को कितना लोन की आवश्यकता है। बोरिंग नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, सिर्फ वो जो पैसा लिया वही वापस नहीं करना है, बल्कि इंटरेस्ट भी चुकाना है, ठीक है। तो भैया डेब्ट ट्रैप में फंसने वाली, फिर उस ब्याज को चुकाने के लिए और लोन ऐसा चलता जाएगा। बेटा इन्फ्लेशन, भैया अब जब सरकार लोन लेगी तो भैया उसको ब्याज वगैरह भी देना पड़ेगा, तो जिसके कारण भी क्या होगा, गवर्नमेंट मेनली बोरो रिजर्व, क्या, फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सरकार कहां से पैसा लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती है टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट। लेकिन एक मिनट, अब इससे होता क्या है, आरबीआई क्या करती है, न्यू करेंसी प्रिंट करती है, ठीक है, टू मीट द डेफिसिट रिक्वायरमेंट, इट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई। अब मनी इकोनॉमी में क्या आएगा, मनी सप्लाई आएगा, और जब मनी सप्लाई इकोनॉमी बढ़ जाता है ना तो महंगाई बढ़ जाती है। जैसे मान के चलो, सुनो यार भाई, मान लो मैं हूं और एक और कोई इंसान है, ठीक है, हम दोनों ही रईस हैं, और एक जमीन का टुकड़ा है जो हमको खरीदना है, 1 एकड़ 2 एकड़ जो भी है, तो भैया वो उसका दाम है भैया मान लो 50 लाख, मैंने बोला भैया 70 लाख, देखा जेठालाल वाला देखा है, ठीक है, 70 लाख, वो बोलेगा 80 लाख, मैं बोलूंगा 90 लाख, वो बोलेगा 1 करोड़। तो जब हमारे पास पैसा होगा अच्छा खासा तो हम उसके रेट बढ़ा देंगे। भाई असल में उसकी कीमत 50 लाख थी, लेकिन हमने उसको बढ़ाकर कितना कर दी, 1 करोड़ रुपए। समझ में ही बात, तो इसका मतलब क्या, जब लोगों के पास मनी सप्लाई आएगा तो महंगाई भी बढ़ जाएगी। देन इसका क्या बोल रहे हैं, फॉरेन डिपेंडेंस। भैया जब लोन लेंगे तो कई बार आरबीआई से भी लोन ले सकते हैं, या फिर हम विदेश से भी ले सकते हैं, तो भैया हमको विदेश पर भी क्या होना पड़ता है, भैया डिपेंड होना पड़ता है। देन इसका हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ। भाई जब तुम लोन लोगे ब्याज चुकाओगे, तो बेटा फ्यूचर की ग्रोथ पे क्या आएगा, कहीं ना कहीं हैम्पर होगा, रुकावटें आएंगी। चलो अब भैया इसके बाद बोल रहे हैं ये वे टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकाल सकते, तो अभी अपन ने पीछे जो एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक तो वो था, ठीक है, फिर एक और फॉर्मूला ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें से माइनस कर दो रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन बोरिंग को शामिल मत करना। फिर एक और फॉर्मूला, तो ये सारे फॉर्मूले एक बार आप देख लेना, ठीक है। चलो अब बेटा अपन बात करते हैं
ये फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में डिफरेंस, सबसे पहले पॉइंट मीनिंग दोनों का कर चुके हैं। इंडिकेटर ये क्या बताता है भैया, टोटल बोरिंग कितना लेगी सरकार, और ये क्या बताता है कि भैया सरकार अपनी रेगुलर इनकम भी पूरी नहीं हो पा रही उसको रेगुलर खर्चे करने के लिए, ठीक है, खर्चों को करने के लिए। देन इसका क्या बोल रहे हैं, सोर्स ऑफ ये फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। भैया फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए पैसा कहां से आएगा, तो ये या तो सरकार लोन ले लेगी या तो सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी। लोन वगैरह मतलब किसी फॉरेन देश से या कहीं से भी लोन ले लेगी, ठीक है, आईएमएफ वगैरह से, या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी। इसका मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब नई करेंसी को करना, प्रिंट करना, ठीक। गवर्नमेंट में बोरो फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से लोन ले सकती है अपनी सिक्योरिटी वगैरह को गिरवी रखकर, ठीक, जिससे भी आरबीआई क्या करेगी, नई करेंसी को क्या करेगी, इशू करेगी, ठीक। दिस प्रोसेस इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब बेटा एक लास्ट होता है प्राइमरी डेफिसिट। तो देखो प्राइमरी डेफिसिट refers to the difference between the fiscal deficit of the current year and interest payment in the previous borrowing। भाई सरकार ने जो इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, करंट ईयर का, और माइनस पिछले साल जो इंटरेस्ट पे करा था, तो भैया उसको क्या करेगी, माइनस। तो उसको बेटा क्या बोला जाता है, देखो क्या लिखा है, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट और उसमें से इंटरेस्ट कितना चुकाया वो माइनस कर दो, तो बेटा क्या निकल जाएगा, तब निकलेगा प्राइमरी डेफिसिट। अब ये क्या बताता है प्राइमरी डेफिसिट, तो बेटा ये बताता है इट शोज एज टू व्हाट एक्सटेंट द गवर्नमेंट बोरोइंग कैन मीट द एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। सरकार के भी ये जो सरकार ने जो लोन लिया है वो लोन कितने सरकार खर्चा कर सकती है, इंटरेस्ट को छोड़कर कितनी जगहों पर खर्च कर सकती है। देन इसका अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट सिग्निफाइज दैट इंटरेस्ट कमिटमेंट नो अर्लियर लोन हैव कंपेल्ड द गवर्नमेंट टू बोरो, मतलब इंटरेस्ट के लिए सरकार लोन नहीं ले रही है। आगे भी ये क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी डेफिसिट इज द बेसिक रीजन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। भैया प्राइमरी डेफिसिट ही क्या होता है, कई बार फिस्कल डेफिसिट का मेन रीजन होता है। इट इज द एक्सपेंसेस experiences of past so many years that high interest payment on the past borrowing are mainly। भाई तुमको पहले ज्यादा इंटरेस्ट देना था इसलिए तुमने और लोन लिया, ठीक। चलो अब बेटा क्या बोल रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन प्राइमरी और फिस्कल में डिफरेंस। तो पहला पॉइंट मीनिंग आपको पता है। देन इसका इंडिकेटर, ये क्या इंडिकेट करता है कि सरकार को कितना लोन लेना है, ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर द ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को छोड़कर कितना लोन लेना है, ठीक है। जबकि ये क्या बताता है, लोन कितना लेना है इंटरेस्ट वगैरह को मिलाकर। फॉर्मूला क्या है, तो फिस्कल में से इंटरेस्ट को माइनस कर दो, इसका टोटल रिसिप्ट में से टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स को माइनस कर दो, लेकिन बोरिंग को छोड़कर। चलो देन इसका भी क्या, अब भैया बजट की प्रोसेस क्या होती है, फाइनल टॉपिक अपना लास्ट टॉपिक और खत्म ये चैप्टर भाई, ठीक। तो ये अपने देश में बजट पेश कैसे होता है, ठीक है, बनता कैसे, तो बेटा उसकी प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले बेटा प्रोसेस क्या है, प्रिपरेशन ऑफ बजट। भैया सबसे पहले बजट बनता है, और बजट कैसे बनता है, तो देखो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं बेटा वो सबसे पहले तो एक एक डॉक्यूमेंट सारे डिपार्टमेंट को भेजते हैं, जितनी भी मिनिस्ट्री होती है सबको भेजते हैं, और बोलते हैं इस पे लिख कर दो तुम लोग कितना पैसा कमाओगे इस साल और कितना कहां कहां पर खर्च करोगे। और वो सारे पेपर फिर वापस से कौन ले लेता है, फाइनेंस मिनिस्टर, और सबको मिलाकर एक कंसोलिडेट मास्टर फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या बोल रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस आप देख लो, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बनता भी है, ठीक है, सारे इकोनॉमिक अफेयर वगैरह को शामिल किया जाता है, ऑल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट को भी भेजा जाता है, इसमें सब लोग शामिल होते हैं, पब्लिक सेक्टर वगैरह शामिल होते हैं, स्टेट होते हैं, ठीक है, नीति आयोग होता है। द प्रोसेस ऑफ बिगिन अराउंड द सितंबर में ये चालू हुआ, तो भी ये पिछले साल के, ठीक है, डेटा कलेक्ट करना चालू कर देते हैं, कितना पैसा होगा कितना खर्चा होगा। फिर बेटा होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। अब भैया जब बजट बन जाता है तो बेटा वो बजट कहाँ पेश होता है भैया, कहां पेश होता है, पार्लियामेंट में पेश होता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। लास्ट डे ऑफ फरवरी लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना पहले लास्ट डे होता था, अब कब होता है भैया, फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को होता है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट स्टेट्स बजट, जो स्टेट का बजट होता है बेटा वो लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश होता है, विधानसभा में, ठीक है। चल बाकी भैया क्या बोल रहे हैं, अलॉन्ग विद द बजट फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड। भैया फाइनेंस बिल वगैरह भी क्या होता है पेश होता है, जिसमें टैक्स प्रपोजल होता है, मतलब टैक्स स्लैब जो होती है ना वो सब होता है कि भैया 12 लाख पे अब टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा, ठीक है। चलो देन इसका बाद जनरल डिस्कशन ऑफ बजट। बजट पर फिर जनरल डिस्कशन होता है, मतलब ये जो विपक्ष होता है वो कुछ सवाल पूछता है और जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उनको बेटा जवाब देना पड़ता है, ठीक है। देन इसका क्या होता है, अब जब भैया जवाब वगैरह सब दे दिए तो बेटा जो भी डाउट्स है वो रिमूव हो गए, तो बेटा उस पर वोटिंग होती है। क्या होता है भैया, वोटिंग। अब वोटिंग जाहिर सी बात है बेटा जिसकी सरकार है उसके ज्यादा वोट रहेंगे, तो जाहिर सी बात है बेटा बजट हमेशा पेश हो ही जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वोटिंग होती है, जिसके कारण भी वोट में बजट को जीतना पड़ता है, और बजट जीत भी आता है आसानी से, जितने मतलब ज्यादा वोट उसके पक्ष में आने चाहिए बेटा। फिर अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंशियल बिल। कई बार क्या होता है भाई, मान लो कोई कारणवश भैया बिल पेश वगैरह नहीं भी हो पा रहा है, जो भी है, तो बेटा कुछ ऐसे बिल होते हैं जो सरकार भैया पहले ही पेश कर देती है, ठीक है, मतलब वो नॉन वोटेबल होते हैं, उन पर वोट वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, नॉन वोटेबल आइटम एंड सैंक्शन आइटम। भैया सरकार को क्या कुछ पैसा तो चाहिए ना खर्च करने के लिए, जब तक बजट पेश होगा लागू होगा उसके दौरान कुछ पैसा तो चाहिए, तो सरकार क्या करती है पहले ही कुछ पैसा
खर्च करने वगैरह के लिए निकाल लेती है, उसको भी अप्रोप्रिएशन ऑफ एंड फाइनेंशियल बिल बोला जाता है। ठीक, चलो एक लास्ट भी है क्या, अब भैया होता है क्या, बजट इंप्लीमेंट होने लग जाता है 1 अप्रैल से ये चालू हो जाता है बजट क्या होना, लागू होना। अब लागू कैसे होता है, तो बेटा आफ्टर द बजट इज पास, जब बजट पास हो जाता है तो जो बजट है बेटा वो इंप्लीमेंट होना चालू हो जाता है, और जिसके लिए बेटा क्या होता है, ये सब स्टेप ली जाती है, सारे रेवेन्यू को कलेक्ट करना चालू कर दिया जाता है, कस्टडी ऑफ फंड होना चालू हो जाता है, डिस्टर्बमेंट ऑफ फंड मतलब वापस से वो पैसा जिन जिन डिपार्टमेंट को जितना देना है वो बांटना चालू हो जाता है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट बनाना चालू कर देते हैं। कौन कर देता है बेटा चालू, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सबसे बड़े सीए होते हैं हमारे देश के, एक तरह से ऐसा समझ लेना। ठीक है, तो ये सब बेटा क्या हो जाता है, काम चालू हो जाता है, और बजट फिर लागू भी है 1 अप्रैल के दिन से हो जाता है। क्लियर है, आई होप भाई मैंने एक एक डाउट तुम्हारे भाई पूरे क्लियर कर दिए होंगे इस बजट वाले चैप्टर के। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो भाई तुम कमेंट में बिल्कुल पूछ लेना भाई, ठीक है, तुम्हारा भाई बिल्कुल हाजिर है भाई। ठीक है, तो भाई इसी तरीके से भाई अपने चैनल को बढ़ाते आओ, ग्रोथ दिखाते आओ भाई। ठीक है, जितने लोग तो ये पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। ठीक है, थैंक यू।